न्यूज़ 18 नेटवर्क। जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखेंगे राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। गए तो थे कमाई करने, लेकिन अब बन गए हैं कैदी। सीकर जिले के एक एजेंट ने विदेशों में अच्छी नौकरी दिलाने का हवाला देकर कई बेरोजगार युवकों को सऊदी अरब के जेदा भेज दिया, लेकिन अब न इनके रहने का ठिकाना है और न ही खाने का। चूरू के 2 युवकों अल्ताफ और सुलेमान समेत दूसरे जिलों के 8 युवक अब यहाँ कैदी बनकर रह गए हैं। फर्जी वीजा पर भेजे गए इन युवकों को पिछले 2 साल से तनख्वाह नहीं मिली है। ऐसे में वीडियो के जरिए इन युवकों ने भारत सरकार से किसी तरह यहाँ से निकालने की गुहार लगाई है। इन युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें इन्होंने न केवल एजेंट के फर्जीवाड़े का जिक्र किया है बल्कि वतन वापसी की गुहार भी लगाई है। युवकों ने मामले को लेकर इंडियन एम्बेसी में गुहार लगाई। इसके अलावा परिजनों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मदद मांगी, लेकिन वतन वापसी को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। पीड़ित युवक ने बताया कि कंपनी के इशारे पर मकान मालिक ने 5 महीने पहले उन्हें निकाल दिया है। ऐसे में इधर उधर रात गुजारने को मजबूर होना पड़ रहा है। काम धंधा नहीं होने से पेट भरना भी मुश्किल हो रहा है। इधर बेटों के इंतजार में अल्ताफ की मां शहनाज और सुलेमान की मां सलमा का बुरा हाल है। सुलेमान तो शादीशुदा है, जिसका 3 साल का बच्चा भी है। कोई जिम्मेवारी नहीं लेता है, परेशान, बहुत परेशान है और कुछ खाने के लिए नहीं है, नहीं रिवाज है उनके पास। गवर्नमेंट बोलता है कि मेरी रिवाज खाली कर दो, आप रोड पे जाओ, तो रोड पे कोई रिश्तेदार नहीं, किसके पास जाए। बिल्डिंग के बाहर भी निकाल दिया उनको। हम भेजते तो हमारे कुछ करने के लिए भेजते, वहाँ सो दिया गया। तो उन्होंने एजेंट बहुत फर्जी काम किया हमारे साथ के अंदर, पैसे भी ले लिए और ऐसे कहा कि हम तुम्हारे लड़के को अच्छी जगह भेजेंगे। नीचे जमीन पर पड़ा निहत्था शख्स और ऊपर से लाठी डंडों की बौछार। देखते ही देखते पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। बेरहमी से पिटाई का ये वीडियो श्रीगंगानगर के घरसाना बस स्टैंड का है, जहां फल विक्रेता पर 10 से 12 लोगों ने हमला कर दिया। लाठी डंडों से लैस इन लोगों ने फल विक्रेता पर ताबड़तोड़ वार किए और गंभीर रूप से घायल कर दिया। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले घरसाना बस स्टैंड पर फल बेचने वाले किशन मोची का कुछ युवकों से विवाद हुआ था। उसी विवाद में युवकों ने फल विक्रेता पर जानलेवा हमला किया, जिसका वीडियो अब सामने आया है। हमले में गंभीर रूप से घायल किशन मोची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस मामले में घरसाना पुलिस ने 3 युवकों को राउंड अप किया है और बाकियों की तलाश जारी है। नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए जोधपुर एनसीबी ने 1 करोड़ रुपए से अधिक की 41 किलो अफीम पकड़ी है। 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। एनसीबी ने नशे की एक खेप जलौर के भीनमाल से जब्त की। ये 41 किलो अफीम मणिपुर से एक ट्रक में छुपा कर ले जाई जा रही थी। इस मामले में एनसीबी ने जिन 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, उसमें एक आरोपी जलौर का रहने वाला है, जबकि दूसरा बाड़मेर का है। नशे की खेप पकड़े जाने के बाद ये बात साफ होती जा रही है कि स्थानीय पुलिस जिले में फैल रहे नशे के कारोबार पर लगाम लगाने में नाकामयाब साबित हो रही है। ये जो टायर है, इस टायर के अंदर जो पूरी की पूरी 41 किलो जो अफीम थी वो छुपा कर रखी थी और ऐसे में 2 आरोपियों को भी धर दबोचा है। ये 2 आरोपी है, ये एक जालौर का रहने वाला है तो दूसरा बाड़मेर का रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जोधपुर एनसीबी की टीम को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। बाप बेटी के पाक रिश्ते को बाप ने बार बार नापाक किया, बार बार इस पवित्र रिश्ते को अपवित्र किया। कोटा के इस पापी बाप ने एक एक कर कई पाप किए। आइए अब आपको बताते हैं पापी बाप की करतूत की कैसे खुली पोल। दरअसल पिता ने जब तीसरी बार अपनी बेटी का रिश्ता तय कर सौदा किया तो नाबालिग बेटी घर से फरार हो गई। पिता ने आरके पुरम थाने में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी, जिसके 1 महीने बाद पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब कर बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया। इसके बाद पापी बाप की पूरी असलियत सामने आ गई। पिता बार बार इस बच्ची के साथ मारपीट करता था और दूसरी जगह शादी के लिए जिद कर रहा था। इस जगह से 50,000 रुपए की डिमांड की गई
और बात बेटी ने, इसके पिता ने मना कर दिया, 50,000 में मैं कोई सौदा नहीं करूँगा। बेशर्म बाप दौलत की खातिर न सिर्फ अपनी बेटी की शादी का सौदा करता रहा बल्कि उस पर जुल्म भी ढाता रहा। बहरहाल अब पापी बाप की घिनौनी करतूत सामने आ चुकी है, लेकिन इस मामले में पुलिस भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि रिपोर्ट दर्ज होने के बाद नाबालिग लड़की को दस्तयाब करने में पुलिस को 1 महीना लग गया। नल तो है लेकिन जल नहीं है, पानी की पाइप तो बिछी है लेकिन वो किस काम की, जब पानी की सप्लाई ही नहीं हो रही है। जयपुर जिले के बस्सी उपखंड से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर भूटला गांव के लोगों को पिछले 15 दिनों से पानी के लाले पड़े हैं। हालात ये हैं कि तपती धूप में करीब 2 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद पानी मैसर होता है और माथे पर लादे बड़े जतन से लाना पड़ता है। इलाके में लगे ट्यूबवेल पहली बार खराब हुए हों ऐसा बिल्कुल नहीं है, खराब होना तो इनकी नियति बन गई है। उसके बाद अधिकारियों के दर पर चक्कर लगाई, कई दिनों तक तो आश्वासन की घुट्टी पिलाई जाती है और फिर ट्यूबवेल ठीक भी होता है तो सिर्फ 2 दिन के लिए, यानी स्थानीय लोग फिर पानी की तलाश में भटकते रहते हैं। पेयजल की किल्लत से लगातार परेशान स्थानीय लोगों में अब गुस्सा है, वो भी इस कदर की वो आंदोलन का अल्टीमेटम दे रहे हैं। ऐसे में जलदाय विभाग की अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जरूरी कदम उठाने चाहिए ताकि लोगों को रोज रोज की इस मुश्किल से मुक्ति मिल सके। पानी बिना काहे करा भाई, देखो कि 1 दिन हैगा, 15 दिन हैगा, परेशानी से खूब तैयार 5 दिन में जाता तो ना आता। इसमें पूर्ण जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है। अगर ग्राम पंचायत को तुरंत प्रभाव से इसको ट्यूबवेल को ठीक करवाना चाहिए। अगर सेक्रेटरी साहब इसको ठीक नहीं करवाते हैं तो आप विकास अधिकारी को कुछ कर गुजरने की हिम्मत और लगन के साथ सही दिशा में मेहनत की जाए तो सुविधाओं का अभाव सफलता के आड़े नहीं आ सकता। बाधाएं खत्म होती जाती हैं और हौसला अपनी मंजिल पाकर रहता है। दौसा की शिवानी ने भी अपनी मेहनत और लगन से आज वो मुकाम हासिल किया है जिसने पूरे प्रदेश को गौरव प्रदान किया है। मंडावर की रहने वाली शिवानी को भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए टॉप 20 प्लेयर में चुना गया है। इन्हीं 20 खिलाड़ियों में से भारतीय महिला हॉकी टीम का चयन होगा। भारतीय टीम का हिस्सा बनने की दहलीज पर खड़ी शिवानी साहू काफी प्रसन्न है और अपनी सफलता का श्रेय हॉकी कोच आंद्रिया और अपने परिजनों को देती हैं। अंडर 17 हॉकी में भारतीय टीम का हिस्सा रह चुकी शिवानी का परिवार गांव में रहता है और उसके पिता पकौड़ी का स्टॉल लगाते हैं। हायर एजुकेशन हॉकी में अपना करियर बनाने के उद्देश्य से शिवानी 2018 में मुंबई चली गई। इसके बाद शिवानी ने गुरु नानक खालसा इंग्लिश मीडियम स्कूल से सीनियर पास की और उसके बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए पुणे शिफ्ट हो गई। शिवानी का कहना है कि उनकी सफलता के पीछे उसकी मेहनत और लगन के साथ साथ उनके परिवार की भी अहम भूमिका है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी में सिलेक्शन हुआ है, उसमें ओनली 20 गर्ल्स है और वो 20 गर्ल्स को ओनली इंडिया टीम के लिए प्रैक्टिस दी जाती है, तैयार किया जाता है। यही मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है और मैं अपने गांव के लिए, अपने फैमिली के लिए प्राउड फील करती हूँ। मौका मिलेगा तो हम दिखा देंगे, बेटों से हम कम नहीं ये बता देंगे। कोटा की बेटी निधि प्रजापति ने अपनी प्रतिभा से ये बात साबित कर दी है, जिन्होंने न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया में मरुधरा का मान बढ़ाया। महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में डॉक्टर निधि प्रजापति की बनाई गई पेंटिंग गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई है। निधि ने रेडियम डॉट से महात्मा गांधी की पेंटिंग बनाई है। कोटा विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर नीलिमा सिंह ने डॉक्टर निधि प्रजापति को इसके लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। निधि ने बताया, इस पेंटिंग को बनाने में उन्हें पूरे 2 महीने लगे। पेंटिंग के लिए डॉक्टर निधि ने अपने पिता की दुकान के रेडियम वेस्ट का उपयोग किया। पेंटिंग में गांधी जी की परछाई को बादलों से झलकते हुए दर्शाया गया है, जो बताता है कि आज भी गांधी के आचार, विचार, दर्शन, नियम और अनुशासन की जरूरत है। इस मौके पर कुलपति प्रोफेसर नीलिमा सिंह ने पूरी दुनिया में मरुधरा का मान बढ़ाने के लिए निधि को आशीर्वाद दिया। 1000 से ज्यादा रेडियम डॉट्स, जो कि वेस्ट रेडियम बच जाता है, उनके डॉट्स काट कर उनको एक एक असेंबल करके बनाया था, जो पूरी हैंडमेड पेंटिंग थी। इस पेंटिंग को बनाने में 2 महीने का समय लगा था। एक तरह की एनर्जी थी जो है ना, उस एनर्जी को यदि हमारा यूथ भी थोड़ा सा इस्तेमाल करे, उसको डायरेक्ट गलत डायरेक्शन में ना यूज़ करते हुए एक सही डायरेक्शन में यदि वो यूज़ करता है तो हमारा देश जो है वो बहुत प्रगति करेगा। अहमदाबाद में
ये विशाल मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। लेकिन अगर आप जयपुर के चौप गांव के आसपास रहते हैं तो जल्द ही आपको मोटेरा की तरह ही भव्य क्रिकेट स्टेडियम देखने को मिलेगा। जी हां, आरसीए ने जयपुर के चौप गांव में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। आरसीए को स्टेडियम की जमीन का पट्टा मिल चुका है। अब 1 या 2 महीने के अंदर स्टेडियम बनाने का काम शुरू हो जाएगा। खेल जगत की मैं ये एक ऐतिहासिक दिन मानता हूँ इसको, जब हम जेडीए में आरसीए के हम तमाम पदाधिकारी जो लीज डीड का पट्टा है उसको लेने के लिए हम यहाँ आए हैं। और मुझे खुशी है कि जिस तरह से अब आगे काम बढ़ेगा, हमें इस जो सपना देखा गया उसके दिशा में हम पहले कदम पे आगे बढ़ चुके हैं। तो बस थोड़ा इंतजार कीजिए, जल्द ही मोटेरा की तरह चौप गांव में दुनिया का तीसरा बड़ा स्टेडियम तैयार हो जाएगा, जहां आप इंटरनेशनल नेशनल खिलाड़ियों को क्रिकेट खेलते देख सकेंगे। और अब देख लेते हैं अन्य राज्यों की कुछ बड़ी खबरें। चीन के साथ LAC पर बढ़ते तनाव के बीच भारत ने नए सिरे से रणनीति बनाने का काम शुरू कर दिया है। इसके तहत भारत ने चीन की सीमा पर करीब 50,000 अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की है। चीन के खिलाफ इसे भारत का ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है। 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध के बावजूद भारत ने रणनीतिक तौर पर पाकिस्तान पर नजर बनाए रखी, क्योंकि कश्मीर 1947 से ही दोनों देशों के बीच बेहद संवेदनशील मुद्दा बना रहा है। लेकिन पिछले साल पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीन ने जिस धोखेबाजी से भारतीय सैनिकों पर हमला किया, उसके बाद पीएम मोदी ने पाकिस्तान के साथ मामले को ठंडा रखकर चीनी सीमा पर फोकस करने की रणनीति अपना रखी है। यही कारण है कि पिछले कुछ महीनों में भारत ने चीन से लगती सीमा के साथ 3 अलग अलग इलाकों में सैनिकों और लड़ाकू जेट्स स्क्वाड्रंस को तैनात कर दिया है। कुल मिलाकर भारत के अब करीब 2 लाख जवान बॉर्डर पर जमे हुए हैं। ये संख्या पिछले साल की तुलना में 40% अधिक है। इधर 27 जून को भी भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे समेत वरिष्ठ सैन्य अधिकारी बॉर्डर पर सैन्य तैयारियों की समीक्षा करने के लिए लद्दाख में थे। बताया जाता है कि भारतीय वायुसेना ने अरुणाचल प्रदेश में लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस राफेल फाइटर जेट्स को भी सपोर्ट के लिए तैनात किया हुआ है। इसके साथ ही भारतीय नौसेना भी पूरी तरह तैयार है। दुनिया के साथ साथ भारत में भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इनमें लगने वाले लिथियम आयन बैटरियों के लिए तमाम देश बहुत हद तक चीन पर निर्भर हैं। लेकिन चीन के इस साम्राज्य में अब भारत सेंध लगाने की तैयारी में है। भारत ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जिसमें बैटरी में लिथियम के बजाय एल्यूमिनियम इस्तेमाल होता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने एल्यूमिनियम एयर बैटरी बनाने के लिए इजरायली स्टार्टअप फिनर्जी लिमिटेड के साथ काम शुरू कर दिया है। IOC के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डायरेक्टर राम कुमार के मुताबिक एल्यूमिनियम प्राकृतिक रूप से बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। इतना ही नहीं, एल्यूमिनियम बैटरी कई मामलों में लिथियम बैटरियों से बेहतर साबित होंगी। दरअसल एल्यूमिनियम को बॉक्साइट अयस्क से निकाला जाता है और भारत दुनिया के सबसे बड़े 10 बॉक्साइट उत्पादकों में है। एल्यूमिनियम से बनी बैटरी सस्ती तो होगी ही, इन्हें लंबी रेंज के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा और ज्यादा सुरक्षित भी रहेंगी। कोलकाता बंदरगाह से घरेलू कोयले का निर्यात शुक्रवार को शुरू हो गया। धनबाद से आए कोयले को श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट से बांग्लादेश के लिए रवाना किया गया। ये कोयला बांग्लादेश के खुलना में बन रहे रामपल बिजली घर को भेजा जा रहा है। यहाँ बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप पावर कंपनी 1320 मेगावाट क्षमता का
रामपल बिजली संयंत्र लगा रही है। यह भारत की NTPC लिमिटेड और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड की संयुक्त उद्यम कंपनी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के चेयरमैन विनीत कुमार ने बताया कि 3800 टन का पहला रैक 3 से 4 दिनों में बिजली घर के अपने उपयोग वाली गोदी पर उतारे जाने की संभावना है। उन्होंने बताया कि हर महीने 20,000 टन कोयला इस बंदरगाह के रास्ते बांग्लादेश को भेजा जाएगा। ये कोयला गोदावरी कमोडिटीज निर्यात कर रही है, जबकि इसका रखरखाव ZS लॉजिस्टिक कंपनी कर रही है। पूरी दुनिया इस समय ग्लोबल वार्मिंग के संकट से जूझ रही है। ऐसे में पर्यावरणविद विशेषज्ञ अक्षय ऊर्जा और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की सलाह दे रहे हैं। मोदी सरकार भी सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। इसी कड़ी में भारतीय रेलवे ने विजयवाड़ा स्टेशन पर एक बेहतर प्रयोग किया है। दरअसल विजयवाड़ा स्टेशन के प्लेटफॉर्म्स को पूरी तरह सौर ऊर्जा से लैस किया गया है। ये देश का पहला रेलवे स्टेशन है जिसके प्लेटफॉर्म्स को पूरी तरह सौर ऊर्जा से लैस किया गया है। प्लेटफॉर्म पर शेल्टर की जगह सोलर पैनल लगे हुए हैं। इन सोलर पैनल के जरिए सौर ऊर्जा के जरिए बिजली बनाई जाती है और इस पैनल से यात्रियों का शेल्टर भी बनाया जाता है। इन पैनल से 130 किलोवाट क्षमता तक बिजली पैदा हो जाती है। इससे 8 लाख ज्यादा सालाना बचत होगी। साथ ही इससे स्टेशन की 18% पावर रिक्वायरमेंट पूरी होगी। यानी बचत के साथ पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्ति और यात्रियों को सुखद एहसास। छोटी उम्र और स्कूल का लंबा चौड़ा सिलेबस, बच्चों में तनाव का लेवल बढ़ता जा रहा है। बच्चों में तनाव कम करने और पढ़ाई में उनकी रुचि बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार ने 3 साल से हैप्पीनेस कैरिकुलम की शुरुआत की थी, जिसकी तीसरी वर्षगांठ पर कई स्कूलों में हैप्पीनेस उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया से हैप्पीनेस कक्षाओं के कारण अपने जीवन में हुए सकारात्मक बदलाव को साझा किया। उत्सव में अपने अनुभव साझा करते हुए छात्रों ने कहा कि इससे पहले उन्होंने सीखा कि कभी भी मुश्किलों से हार कर कोशिश करनी नहीं छोड़नी चाहिए। कई छात्रों ने बताया कि वे मोबाइल गेम खेलने के आदी हो गए थे, जिससे उनकी आंखों में दर्द रहने लगा था और साथ ही बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो गए थे। लेकिन हैप्पीनेस की गतिविधियों के अभ्यास से अब वे तनाव मुक्त रहने लगे हैं और उनका पढ़ाई में भी मन लगने लगा है। इस मौके पर दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने कहा कि हैप्पीनेस पाठ्यक्रम ने भारत की वर्षों पुरानी ध्यान परंपरा से लोगों को जोड़ा है। लाखों बच्चों ने कोरोना के दौरान हैप्पीनेस क्लास में सीखे गए माइंडफुलनेस और अन्य गतिविधियों का अपने घर परिवार में अभिभावकों और भाई बहनों के साथ अभ्यास किया है। इसमें लोगों को इतनी मुश्किल के दौरान भी खुश रहना और तनाव मुक्त रहना सिखाया गया है। नदी के बीच बालू नदी बोरियों की भरमार और बांसों का ये ढेर कटाव रोकने की ग्रामीणों की कवायद है। नजारा बघा के महादेव गांव का है, जहां पहाड़ी नदी के कहर से निजात पाने की ग्रामीण खुद ही कोशिश कर रहे हैं। दरअसल बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते पहाड़ी नदी उफान पर है। नदी के कटाव ने इलाके के ग्रामीणों के लिए परेशानी खड़ी कर दी। लोगों ने सरकार से मदद की गुहार भी लगाई, लेकिन प्रशासन की बेरुखी के चलते ग्रामीणों ने खुद ही नदी की धारा को मोड़ने की ठान ली। नदी के कटाव की भीड़ करीब 150 एकड़ खेत चढ़ चुके हैं। साथ ही इलाके के 5 से ज्यादा गांव पूरी तरह प्रभावित हो चुके हैं। ग्रामीण चंदे इकट्ठे कर नदी पर बांध बनाने की कवायद में जुटे हैं। अब तक 4 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। श्रमदान कर लोग नदी की धारा को मोड़ने में जुटे हैं और मजबूती के साथ लोग बढ़ चढ़कर निर्माण कार्य में जुटे गए हैं। पहाड़ी नदी की धारा से संघर्ष की कहानी ग्रामीणों के जज्बे को सलाम कर रही है, तो वहीं शिकायत के बावजूद प्रशासनिक उदासीनता सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल भी खड़े करती है। अब आप टीवी स्क्रीन पर जो कुछ भी देख रहे हैं, यकीन मानिए ऐसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। जंगल में जिससे सारे जानवर खौफ खाते हैं, जिसके शिकार जंगल के बड़े से बड़े जानवर हो जाते हैं, मांस जिसका सबसे पसंदीदा भोजन है, क्या दिन आ गए वो घास खा रहा है।
आंखें खोलकर देख लीजिए, हरे भरे जंगलों के बीच खड़ा ये टाइगर बारिश के मौसम में उगाए हरे हरे घास खा रहा है, वो भी पूरे मजे के साथ चटखारे ले लेकर। ऐसा लग रहा है जैसे घास नहीं अपना पसंदीदा शिकार खा रहा हो। थोड़ी देर के लिए तो ये तस्वीरें सिर चकरा भी देती हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी कि टाइगर को घास खाने की नौबत आ गई। क्या जंगल में अकाल पड़ गया है या सारे जानवर जंगल छोड़कर छुट्टी पर निकल पड़े हैं? आखिर टाइगर घास खा क्यों रहा है? सवाल इसलिए क्योंकि टाइगर का नाम आते ही जहन में एक खूंखार सी तस्वीर उभर कर सामने आती है। कहते हैं जज्बा हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। इसका जीता जागता मिसाल है ग्वालियर के अजीत सिंह, जो एक जेवेलियन थ्रोअर हैं और उनका पैरा ओलंपिक के लिए चयन हुआ है। अजीत सिंह ने अपनी मेहनत के दम पर प्रदेश का नाम रोशन किया है। अजीत सिंह LNIPE के छात्र हैं। नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुए ट्रायल में F46 कैटेगरी में अजीत ने 63.96 मीटर जेवेलियन थ्रो कर पैरा ओलंपिक के लिए टिकट कटाया है। 2019 में दुबई में हुई वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में भी भारत के लिए पदक जीत चुके हैं। बताया जा रहा है कि एक दर्दनाक हादसे में उनका हाथ कट गया, लेकिन फिर अजीत ने हिम्मत नहीं हारी। पैरा ओलंपिक गेम्स जापान की राजधानी टोक्यो में 24 अगस्त 2021 से लेकर 5 सितंबर 2021 तक आयोजित किए जाएंगे। जिन एथलीट्स के पास इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी का लाइसेंस है, जिन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड हासिल किया है, वो ही एथलीट ट्रायल में शामिल हुए। नीमच में जज दंपति ने सभी के लिए मिसाल पेश की है और लोगों का टीके को लेकर भ्रम दूर किया है। दरअसल नीमच के चैनपुरा डैम गांव से एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक आदिवासी शख्स वैक्सीन न लगवाने की बात कह रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद जज दंपति आदिवासियों के बीच पहुंचे और महिला जज सुषमा त्रिपाठी ने खुद का वैक्सीनेशन करवाया ताकि लोगों को भरोसा हो और वो भी वैक्सीन लगवाएं। आदिवासियों के गांव में जज का पहुंचना और उनके बीच टीका लगवाकर उन्हें प्रोत्साहित करना बड़ी बात है। जज की इस पहल के बाद लोगों के मन में भ्रम तो दूर हुआ ही है, साथ ही लोग टीका लगवाने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। भीषण गर्मी की मार झेल रहे कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां जंगल में लगी आग ने वहां के कई मकानों को जलाकर राख कर दिया। खतरे को देखते हुए आसपास के करीब 300 से भी ज्यादा घरों को खाली करवा लिया गया, क्योंकि गर्म हवाओं की वजह से आग तेजी से रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ने लगी। कुछ ही घंटों में उसने जंगल के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। धधकते जंगल से धुएं का गुबार आसमान की ओर उठता नजर आया। आग से जंगल को तो भारी नुकसान हुआ ही, आसपास मौजूद कई मकानों को भी ये खतरनाक लपटें लील गईं। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हुई जो हाईवे के करीब बसे हैं। उन्हें अपने मकानों को छोड़कर जाना पड़ा। Me and my dog just got out, but we can see the house literally in fire. कार से बनाए गए वीडियो में जहां तक नजर गई तबाही के निशान दिखाई दिए। आग की तपिश और उससे उठते धुएं की वजह से हाईवे पर गाड़ियों का चलना तक मुश्किल हो गया। बताया गया कि खतरे को देखते हुए फायर ब्रिगेड की कई टीमें जगह जगह तैनात कर दी गईं। Myntra End of Reason sale is now